नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। सबसे पहले 8 खबरों पर नजर डालते हैं। 8 शहरों में पहला चेहरा पत्रकार का है, शुजात बुखारी। आतंकवादियों ने इनकी हत्या कर दी है। प्रेस एवेन्यू का जो इलाका है कश्मीर में, वहां पर इनके ड्राइवर को भी गोली लगी और इनके गार्ड को भी गोली लगी। गार्ड यानी पीएसओ मारा जा चुका है और शुजात बुखारी भी मारे गए। दूसरी खबर, रविवार तक निर्माण बंद। दिल्ली में जिस तरीके से धूल उड़ रही है और जितना प्रदूषण उसमें है, उसके मद्देनजर निर्माण कार्य जितने भी हैं उस पर रोक लगा दी गई है। हिंसा का जवाब सिर्फ विकास, हर तरह की हिंसा का जवाब सिर्फ विकास। छत्तीसगढ़ की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री और वहां उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकार रिपोर्ट को भारत ने ठुकरा दिया है, जिसमें पत्थरबाजी को लेकर मानवाधिकार के सवाल को यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में उठाया गया था। भारत ने इसे गलत करार दे दिया है। बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, यानी एक तरफ केंद्र सरकार जो स्वास्थ्य योजना का ऐलान कर रही है, उससे इतर उड़ीसा की सरकार ने अपनी नई स्वास्थ्य योजना की है, यानी मोदी केयर नहीं चलेगा, वहां स्वास्थ्य कल्याण योजना बिजू के नाम पर चलेगी। कन्नौज से लड़ेंगे अखिलेश, मैनपुरी से लड़ेंगे मुलायम सिंह यादव लोकसभा का चुनाव, इसका ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। धरने पर बातचीत, जो जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और उनके 2 मंत्री भी बैठे हुए हैं, उस पर बैजल्स ने मुलाकात की गृह मंत्री राजनाथ से। राजनाथ ने कहा एलजी तय करें क्या करना है। और मिलिट्री ड्रिल निलंबित कर दी गई है। ये असर है उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जो चक्कर है उसमें। जब ट्रंप ने मुलाकात की तो इस वक्त साउथ कोरिया के साथ जो होना था ड्रिल, उसे रोक दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सिंगापुर इफेक्ट है। बहरहाल, कश्मीर में पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या कर दी गई है। आज शाम के वक्त उन पर गोली चलाई गई हमलावरों ने। हमलावर कौन थे इस बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन उनके साथ जो गार्ड था वह भी मार चुका। शुजात बुखारी राइजिंग कश्मीर नाम के अखबार के संपादक थे। उससे पहले वो द हिंदू से जुड़े हुए थे और जिस तरीके से कश्मीर के हालात है उसमें ट्रैक टू डिप्लोमेसी में ये शरीक भी थे और ये माना जा रहा था कि उसी के मद्देनजर पिछले दिनों वह अमेरिका भी गए थे। और ये जो तस्वीर है राइजिंग कश्मीर की, ये प्रेस एवेन्यू का इलाका ही। हम आपको जानकारी दे दें कि ये स्थिति आतंकवाद जब से घाटी में पनपा है उसके बाद पत्रकार के तौर पर यह 17वीं हत्या है। 1990 से पत्रकार निशाने पर था, लेकिन वह सिलसिला आते आते रुका था। 1990 से लेकर 1997 तक की 11 पत्रकार मारे गए। फिर 2000 में सिलसिला शुरू होता है और 2000 से लेकर 2008 तक 6 पत्रकार मारे गए थे। आखिरी पत्रकार जो अहमद मीर मारे गए थे वह अगस्त 2008 में मारे गए थे और उसके ठीक 10 बरस बाद शुजात बुखारी मारे गए। वहां पर उनके परिजनों से मिलने राज्य की इस मुखिया यानी खुद मुख्यमंत्री भी गई। यहाँ पे क्या होगा आपको? हमारा हक, हमारा काम भी और हमारा साथी भी है। ये तो शॉकिंग है। इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे मिलने के लिए आया था। ये पत्रकारों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि हमारा जो काम है हम उस काम को करते हैं और आप राज्य की मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए बहुत गुस्से में सवाल किए जा रहे थे। और वहां पर सिर्फ महबूबा मुफ्ती की आंखों में आंसू आ गए। अलग अलग तरीके से अलग अलग पत्रिकाएं लगातार आ रही हैं, लेकिन सवाल यही है, घाटी के हालात ठीक नहीं है। और ये 17वें पत्रकार हैं बीते 18 बरस में। ये परिजन जो सदमे में है, उनका परिवार जो है हर किसी ने इस हत्या को लेकर दुख व्यक्त किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया है, सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने भी किया है, उमर अब्दुल्ला ने भी उन स्थितियों को याद दिलाया है जब उनके साथ उनकी बातचीत थी। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि घाटी को लेकर जो हालात है उसमें खास तौर से सीज फायर का ये दौर चल रहा है और ईद के बाद सीज फायर खत्म हो जाएगा। रमजान तक के दौर का था, उसके बाद की स्थितियां और विकट होंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 12
इस बारे में कुछ और खबर आएगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन जिक्र आज इस बात का है कि क्या बुनियादी बातें ही इस देश में हाशिए पर ढकेल दी जाती है और सत्ता, राजनीति, सियासत सबका एक अपना मिजाज होता है जिसके आश्रय वह अपनी खुशी को मनाते चले जाते हैं और बुनियादी बातों को भूल जाते हैं। तो पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे जरा समझने की कोशिश कीजिए देश में जितने भी मुद्दे होते हैं जिंदगी से जुड़े हुए, नेता, सत्ता, सियासत इन सब से बेखबर क्यों रहती है। अंतर किसी में नहीं, 5 सितारा इफ्तार हो या एसी कमरे या फिर प्राकृतिक की छांव तले फिट दिखने दिखाने की नसीहत, दलित के घर पूड़ी हलवा खाने की सोच, वाकई अंतर कहीं नहीं, क्योंकि देश को बदलने में राजनीतिक सत्ता का मिजाज बिल्कुल जुदा हो चुका है। कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, सत्ता हो या विपक्ष, अंतर दिखेगा नहीं। मालपुआ खाने वाला ये तबका देश चलाने के लिए बेताब है। जिसके पास सत्ता है तो उसकी जिंदगी सत्ता सुकून कमरे में कैद है और ऐसे ऐसे विज्ञापनों के जरिए ऐसे ऐसे दावे कर दिए जाते हैं जिसको देखकर भी शर्म आ जाए, क्योंकि विज्ञापन कहता है स्वर्ग मिल गया और जमी कहती है नर्क भी मुश्किल है। और जो विपक्ष में वह इसी में लगा है कैसे सत्ता मिल जाए तो वह सत्ता सुकून जिंदगी पर संवैधानिक मुहर लगाकर ऐश कर सके। ये रोना गाना नहीं है, जिसके पास सत्ता है वह ठीक है, जिसके पास सत्ता नहीं है वो सत्ता मिलते ही सब कुछ ठीक कर देगा, लकीर कहीं से भी खींच लीजिए। भाषणों में यही बात होती है। आपको वो हिंदुस्तान नजर आएगा ही नहीं जिसका रोना नेहरू से लेकर मोदी तक के दौर में हर सत्ताधारी करता रहा और कर रहा है। मैंने आकर के देखा कि ऐसी गरीबी की जड़ों को जमा दिया गया है तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए मुझे भारी मेहनत करनी पड़ रही है। यानी देश की कुंजी आम जनता के हाथों से निकलकर कानून और संविधान के नाम पर उस तबके की उंगलियों में जा फंसी जिसे पता ही नहीं देश को चलाना कैसे है या फिर देश को चलाया जाता कैसे है। क्योंकि देश में भूख से मौत भी है और देश में अनाज की बर्बादी भी है। यानी सवाल सिर्फ सिस्टम को संभालने भर का नहीं, बल्कि असमानता या देश का नजरिया ही कुछ ऐसी बेफिक्री वाला हो चला है कि मजदूर 12 घंटे पसीना बहाकर जितना नहीं कमा पाता उससे ज्यादा पसीना बहाने के लिए जिम जाकर एक तबका पैसे दे देता है ताकि पूरा 12-15। तो क्या वाकई देश 125 करोड़ का है ये कहकर सत्ता पल्ला झाड़ लेती है, या फिर उसे तमीज ही नहीं कि देश चलना कैसे चाहिए। क्योंकि साफ हवा, साफ पानी, बेहतर हेल्थ सर्विस, अच्छी शिक्षा कुछ भी देने की स्थिति में देश आ नहीं पा रहा है। और तो और जिस तरह कल झारखंड में ही मवेशी चुराने के आरोप में मारते मारते 2 आरोपियों की दिन दहाड़े लोगों ने ही हत्या कर दी, उसके बाद कैसे देश में कोई ये कह सकता है कि आप कितने फिट हैं। अपने वीडियो लोड कीजिए या फिर इफ्तार पार्टी में भोज मेवे उड़ाइए। वो इफ्तार पार्टी किसी की भी हो सकती है और जिंदगी का सुकून लीजिए कि आप सत्ता में हैं या सत्ता में आ जाएंगे। दरअसल यही से सत्ता या सेवक वाला सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर सेवक कहने की बात करते हुए राजा सरीखा जीवन राजनीतिक सत्ता क्यों जीती? तो क्या लोकतंत्र के नाम पर हर 5 बरस के लिए देश 5,500 रियासतों को संभालने वाले शहंशाहों को चुनता है, जिसमें 543 दिल्ली में तो 4,500 से ज्यादा विधायक अपने अपने इलाके के शहंशाह होकर ही जीते हैं और सब कुछ जनता के पैसे पर, जनता के नाम पर, जनता के लिए। बड़ी बुनियादी बातें हो चली हैं इस देश के भीतर कि क्या वाकई देश में साफ पानी नहीं, साफ हवा नहीं, हेल्थ सर्विस चौपट हो चली है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चली है। कहां से शुरू किया जाए? या फिर सिर्फ इफ्तार पार्टी को दिखाया जाए, उस रईसी को दिखाया जाए जिसमें आप कितने फिट हैं? हम शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली। दिनकर ने तो रेशमी नगर कहा था, उस रेशमी नगर का हाल देखिए।
राजस्थान से होते हुए दिल्ली एनसीआर पश्चिमी यूपी तक चल रही, जिसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे। देखने में बहुत परेशानी हो रही है और सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। अगले 2 दिनों तक धूल भरी आंधी लगातार चलती रहेगी, बारिश की कोई संभावना नहीं है। पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, सुबह शाम इस चक्कर में मास्क लगाना पड़ रहा है। स्टेशन नहीं हुआ है बिल्कुल भी, और इसलिए ये सब धूल वगैरह यहाँ साइडों में उड़ रही है। धूल मिट्टी नाक सारे भर जाते हैं, रोड भी कच्ची है सारे। धूल तो उड़ रही है लेकिन बादल नहीं है। ये धूल कहाँ से आ रही है इसके बारे में कोई पता नहीं लग पा रहा। प्रदूषण इतना फैला हुआ है, इस प्रदूषण के कारण अनेक लोग बीमार हो, घुटन होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है, आंख से पानी आने लगता है। इसी वर्ष जो है ये इस प्रकार का वातावरण देखने के लिए आ रहा है। तो धूल भरी आंधी ने लाखों लोगों को बंधक बना रखा है। मानसून के बादलों पर धूल का गुबार चढ़ा हुआ है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में सांसों पर पहरा लगा हुआ है। बीमार हो रहे हैं, तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है और विजिबिलिटी बेहद कम। कुल मिलाकर जीना मुहाल है। ये अब की बार जो है ना, कुछ ऐसी आंधी है जो ऐसा लग रहा है सीधी मुंह में घुस रही है। काफी दिक्कत आ रही है सांस लेने में और आंख में मिर्ची की तरह लग रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे मजदूर करने वाले काफी परेशान हो रहे हैं। और धूल भरी आंधी की वजह से दिल्ली में वायु की गुणवत्ता गंभीर स्तर तक बिगड़ चुकी है। और कितनी बिगड़ चुकी है, PM10 के लेवल को देखकर आप खुद ही समझ लीजिए। ये देखते समझते हुए जानकारी होनी चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहता क्या है। अगर 0 से 50 के बीच हो तो अच्छा कहा जाता है, 51 से 100 के बीच हो तो संतोषजनक, 101 से 200 के बीच हो तो ठीक ठाक, 201 से 300 के बीच हो तो खराब, और 301 से 400 के बीच बहुत खराब होता है, और 401 से 500 के बीच तो गंभीर कहलाता है। लेकिन फिर चित्र देखना शुरू कीजिए और सोचिए कि मौसम वैज्ञानिकों ने भी नहीं सोचा होगा कि गंभीर या अति गंभीर के बाद के हालात होते क्या होंगे। लेकिन सब कुछ तो आंखों के सामने है। मामला अति गंभीर से भी आगे है, पर लोग जी रहे हैं। क्या कहें, जी कर मर रहे हैं या मर कर जीने का सुकून पा रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो ऐसा मौसम नहीं देखा हमने, पर ये अब आजकल तो ज्यादा ही होने लगा कि धूल वगैरह ज्यादा उड़ रही है और इससे थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम होती है। धूल उड़ती है तो आंखों में भी जाती है। विशेषज्ञ कहते हैं धूल भरी आंधी की मुख्य वजह राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधी है। इसके कारण दिल्ली NCR में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से हवा में मिले धूल कण जमीन से कुछ ही ऊंचाई पर जमा हो जाते हैं। दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी चल रही है। पूरे आसमान में धूल ही धूल छा गई है और ये असर जो है एंटी साइक्लोनिक विंड जो कि राजस्थान से चल रही है उसकी वजह से बताया जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इलाकों में भी पड़ेगा। लेकिन सवाल है फिक्र किसे है, क्योंकि जिस तरह पानी का छिड़काव होना चाहिए होता नहीं। कहीं राजनेता धरने पर व्यस्त हैं, कहीं उद्घाटन के शिलान्यास में कोई व्यस्त है, कहीं इफ्तारी की महक, कहीं जायके की बात, कहीं गाना बजाना, सब कुछ इसी खुमारी में सियासत डूबी हुई है। लेकिन धूल भरी आंधी से आम आदमी का दम घुट रहा है। किसी के पास न बचाव का कोई रास्ता, न राहत की कोई योजना। जो हार्ट वाले उनको तो खास, दमे वाले जो है उनको भी परेशानी होती है। दरअसल अवैध खनन, पेड़ की कटाई और विकास की चकाचौंध में कुदरत को नजरअंदाज कर दिया गया है। ये सच है और आलम यह है, बीते 4 बरस में विकास के नाम पर दिल्ली में ही 1.25 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। लेकिन लगे कितने, बचे कितने, कोई नहीं जानता। और अरावली की पहाड़ियों को तो खनन माफिया ही ले उड़ा। अवैध खनन की वजह से आज रेगिस्तान से उठती धूल दिल्ली को बर्बाद कर रही है। उसका सच यह है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया अवैध खनन रोका जाए, पर वो रुकता कहाँ है। सिस्टम ही ऐसा है। और मास्टर स्ट्रोक में तो हमने कुछ दिनों पहले आपको दिखलाया ही था कैसे दिल्ली NCR राजस्थान के रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों से बचाव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि प्रकृति का बैरियर जो अरावली पर्वतमाला थी, माफियाओं ने लहूलुहान कर दिया और वो आज भी जारी है। वहाँ पे कई तरह की जो चीजें, जो इलीगल एक्टिविटीज जो चल रही हैं, वो सारे के सारे एक कारण बने हैं जिससे कि आज जो है वो दिल्ली को जो गर्म हवाएं हैं उनको सामना करना पड़ता है। अरावली को नहीं बचाया गया तो दिल्ली NCR पूरी तरीके से खतरे में है। जितने लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा। बारिश यहाँ पे होगी नहीं। यहाँ पे कोई भी तूफान आता है, आंधी तूफान आता है, उसको रोकने वाली ना कोई पहाड़ होंगे ना कोई पेड़ होंगे। पुलिस ने अभी तक 35 मुकदमे दर्ज किए हैं अवैध खनन की, माइनिंग की,
जिसमें से 9 केस, हम बात करें पहाड़ी एरिया की, अरावली क्षेत्र की, तो उसमें 9 केस दर्ज हुए हैं। जो यानी फिक्र किसी को नहीं, फिक्र हर किसी को इसी बात की उसने कितना कमाया, कैसे सत्ता के नजदीक आया, कैसे जिंदगी भर के लिए संपत्ति जमा कर ली, कहीं जमीन तो कहीं आसमान खरीद लिया। वाकई चिंता किसी को नहीं, क्योंकि देश में हर जिम्मेदार पद पर बैठा शख्स जिम्मेदारी से ही मुक्त है। कब तक रह पाएंगे जिम्मेदारी से मुक्त? हम तो बुनियादी बात का जिक्र आज कर रहे हैं आपके साथ। अगर जिक्र हवा का है तो फिर पानी का जिक्र करें। हम लगातार रिपोर्ट दिखलाते रहते हैं, लेकिन सरकार ने मान लिया हालात बेहद गंभीर हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप हमेशा सोचते होंगे पानी का संकट है, गर्मी है, तो फिर डरना क्या? शायद डर नहीं लगता होगा और हम आपको बार बार दिखाते हैं, और हम दिखाते रहे तो ऐसे में अब नीति आयोग जागा है। जी, सरकार जागी है, और सुन लीजिए वो क्या कह रही है। उसका कहना है कि इस वक्त देश के 60 करोड़ लोग पानी के गहरे संकट से जूझ रहे हैं। देश के 75% घरों में पीने के पानी का संकट ज्यादा या बहुत ज्यादा है, और 2030 तक देश के तकरीबन 40% आबादी के पास पीने का पानी नहीं होगा। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद समेत देश के 21 बड़े शहरों में 2020 तक भूजल नहीं बचेगा। Water is the biggest challenge which India is facing, suffering from the worst water crisis in India's history. दरअसल देश की नीति बनाने वाली नीति आयोग का ही मानना है कि जल संकट को लेकर अब नहीं चेते तो हालात भयावह होंगे। ऐसे में एक सवाल यह भी कि सरकार क्या कर रही है, क्योंकि 84% ग्रामीण घरों में पाइप से पानी आता नहीं। देश का 70% पानी आर्सेनिक और फ्लोराइड से दूषित है। पानी की गुणवत्ता के मामले में 122 देशों में भारत का स्थान 120वां है। पानी के नियोजन के बारे में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित किया है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या पानी की है, और आपने ये रिपोर्ट में देखा होगा कि जिन राज्यों ने पानी में अच्छा काम किया है। तो जल संसाधन मंत्री जो भी कहें, लेकिन सच तो यही है, हिंदुस्तान में पानी कम रहा है और बोतल बंद पानी बढ़ रहा है। और आलम यह है कि एक बोतल बंद पानी के लिए 5 बोतल पानी बर्बाद भी किया जाता है। नदियां सूख रही है, डैम में पानी है नहीं, कंक्रीट का जंगल तैयार हो रहा है। विकास की नई नई परिभाषा हर दिन नीतियों के आश्रय दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, और इस परिभाषा में न गांव फिट बैठते हैं, न खेत, और न ही पेड़। यानी जमीन से पानी की नमी जा रही है और कुदरती जलाशय बच नहीं रहे। यानी जल संकट तो है, और सच यह भी हालात नहीं सुधरे तो 2050 तक जल संकट के चलते भारत की जीडीपी में 6% की गिरावट आ जाएगी। यानी जो बैरोमीटर जीडीपी के आश्रय नापा जाता है, फिर कोई सरकार नहीं कहेगी हम विकासशील देश हैं जो विकसित होना चाहते हैं। प्रशांत की यह रिपोर्ट थी जो आगाह कर रही थी पानी को लेकर चेत जाइए, लेकिन पानी के बदले हम तो विकसित होना चाहते हैं, कंक्रीट के मकान खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई घर सबको दिला पाएंगे? प्रधानमंत्री ने वादा किया, दावा किया 2022 तक हो जाएगा। उसमें एक लकीर थी 2018 के 31 मार्च तक की भी। हमें लगा चलिए आज उस रिपोर्ट को ही दिखा दिया जाए जो सरकार के खुद के आंकड़े क्या कहते हैं, कि क्या वाकई ग्रामीण इलाकों में जो दावे वादे किए गए वो सही हैं। खुद देखिए सरकार के ही आंकड़े, और सरकार के लिए ही। ग्रामीण भारत में 1 करोड़ घर बनाने का टारगेट 31 मार्च तक का ही था, पर घर बने 39,27,702 और बच गए 60,72,298। तो फिर मोदी सरकार अगर 2019 में दोबारा चुनकर नहीं आई तो 2022 तक का टारगेट कौन पूरा करेगा? हमने तय किया है कि 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में 3 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ घरों का निर्माण करेंगे। तो देश बड़ा है, मुश्किल तो होती है कैसे टारगेट पूरा किया जाए, पर यह कैसे संभव है कि कहीं घर बनना शुरू ही नहीं हुआ और कहीं उंगलियों पर घर गिनने वाले हालात हैं? क्योंकि सरकार की ही वेबसाइट पर यह आंकड़े मौजूद हैं जो साफ साफ कहते हैं
तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में तो एक भी घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना ही नहीं, जबकि यहाँ टारगेट के तहत 20,000 के करीब घर बन जाने चाहिए थे। तो ऐसे में अगली कतार भी कम दिलचस्प नहीं, क्योंकि गोवा, नागालैंड, दमनदीव, दादर नगर हवेली का आलम यह है कि यहाँ कुल 11,640 घर बन जाने चाहिए थे, बने हैं सिर्फ 30 घर। अब आप सोच रहे होंगे ये छोटे छोटे राज्य हैं, राजनीतिक लिहाज से सत्ता के अनुकूल नहीं है, फिट बैठते नहीं। तो फिट अनफिट के दौर में आइए, आपको वहाँ लिए चलते हैं जो वाकई राजनीतिक तौर पर फिट होने चाहिए, उनके भी दर्शन कर लीजिए। बिहार में सिर्फ 3.5% घर बने, यानी 16,29,170 का टारगेट, और घर बने 32,967। और इस कतार में कमोवेश हर राज्य के हालात को परखें तो 50% से बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। और गुजरात की स्थिति देख लीजिए, टारगेट था 2,75,401, बने कितने? 99,494, यानी 36%। और ऐसे में एक राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, वो है उत्तर प्रदेश। कहते हैं यूपी से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, और टारगेट यूपी में 11,98,827 घर का था, घर बने 8,21,326, यानी यूपी ही एकमात्र राज्य है जहां सबसे ज्यादा घर बने, फर्स्ट क्लास, यानी 60% पार। पर बावजूद इसके 3,77,501 घर बनने अब भी बाकी है, टारगेट से इतने ही कम है। लेकिन आखिरी सवाल तो यही आकर टिक जाता है, क्या देश में काम की रफ्तार अगर 40% भी हो जाए तो सबसे बड़ी सफलता होती है? अगर घरों के लिहाज से समझे और प्रधानमंत्री आवास योजना के अक्स में देखें तो सच तो यही है, और मोदी सरकार इसे अपनी सफलता मानती है, मानना चाहिए। सफलता का पैमाना किस किस रूप में कैसे कैसे देखा जाए, आज तो फीफा वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया। रशिया 2-0 से आगे भी चल रहा है, लेकिन हम आपको फुटबॉल नहीं दिखाएंगे, हम इस देश के भीतर का वो सच दिखलाएंगे आपको। हमने हवा दिखाई, पानी दिखाया, घर दिखाया, अब दिखाते हैं आपको बच्चों के लिए खेलने का मैदान। हमारे कभी कभी टैलेंट होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए जिस प्रकार के साधन होते हैं, नियम होते हैं, पद्धतियां होती हैं, उससे हमारा खिलाड़ी परिचित नहीं होता है। उसके लिए एक ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर आवश्यक होता है। तो प्रधानमंत्री ने जो कहा आपने सुना, तो अब आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से महज 13 किलोमीटर दूर त्रिलोकपुरी। जी, दिल्ली में ही आता है, और यह है त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 9 का बाबा साहेब अंबेडकर खेल परिसर। चौंकिया मत, ये बकरियां यहाँ रोजाना की मेहमान है। हरी हरी घास पर चरने ठेकेदार छोड़ जाता है, और बच्चे तो नहीं, बकरियां खूब खेलती हैं। ठेकेदार की हैं ये बकरियां, आज जबरदस्ती घुमाते, अगर कुछ कहते तो गार्ड को गाली गलौज देते, मार पीटने के लिए तैयार रहते हैं। इस खेल परिसर के भीतर जाइए, उससे पहले जरा इसकी भव्यता समझ लीजिए। 10,000 स्क्वायर मीटर में फैला है परिसर। बैडमिंटन, टेनिस कोर्ट के अलावा इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट भी है। स्विमिंग पूल और जिम के लिए जगह तैयार है। करीब 5 करोड़ की लागत में 3.5 बरस से बिल्डिंग बनकर तैयार खड़ी है। लेकिन यहाँ होता क्या है, अब आप अंदर चलिए। छत पर कबूतर का घोंसला। आप इसकी छत पर गौर करें तो यहाँ पर कबूतरों ने अपने घोंसले बना लिए हैं। पूरी तरीके से जगह जो है वो खंडहर का रूप ले चुकी है, और यहाँ पर करीबन 3-3.5 साल से, जब से ये बना है तब से कोई यहाँ पर खेलने नहीं आया है। दरअसल इस कॉम्प्लेक्स में खेल के अलावे सब कुछ होता है। कभी डांस शो हो जाता है, कभी जगराता हो जाता है, कभी गरीब कन्याओं की शादी, तो कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तहत जो अभियान चलाया जाता है, उससे जुड़े कार्यक्रम भी यहीं हो जाते हैं। और इस इलाके के तमाम राजनेता भी यहाँ पहुँची जाते हैं गाहे बगाहे, राजनीतिक दलों के कार्यक्रम कराने के लिए। भगवान बजरंगबली का यज्ञ भी यहाँ हुआ था, यहीं खाना पीना होता था, और इसमें 28 लड़कियों की जो शादी हुई थी, और खेल कूद भी होता है, कोई कार्यक्रम नाच वाला, और बेटी बचाओ अभियान भी चलता है। खेल वगैरह, शादी भी हुआ है।
28 लड़कियों के जागरण भी होता है, यही सब होते हैं बस। यहाँ पर पूरी रात जगराता होता है, जागरण होता है, इसके अलावा कई तरह के अभियान होते हैं, लेकिन जिस मकसद से ये जगह बनी है यानी कि इंडोर एक्टिविटीज़, इंडोर गेम्स के लिए, वो यहाँ कभी नहीं हुआ। तो देश की राजधानी का अगर ये हाल तो बाकी जगह का हाल आप खुद अंदाज लगाइए देश की बाकी जगहों पर क्या होता होगा, क्योंकि यह तो दिल्ली है जहां पर बच्चों के लिए खेलने का मैदान होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसको बार बार कहता है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बेकार पड़ा है। 2016 में इसका उद्घाटन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सियासत सामने आ गई, एक स्थानीय पार्षद ने अड़ंगा डाल दिया और तब से अब तक सियासत का ही खेल होता है और कोई खेल यहाँ नहीं होता। 4 बार टेंडर निकालने के बाद भी कोई प्राइवेट स्पोर्ट्स फर्म इसे चलाने के लिए आगे नहीं आई। अब पूर्वी एमसीडी ने 5वीं बार टेंडर निकालने का फैसला किया है। अभी टेंडर लगा जिसमें एक ही पार्टी आया था, इसलिए एक पार्टी आने से टेंडर नहीं दिया जा सकता है, तो फिर हम लोगों ने उसको टेंडर में निकाला है और जल्दी ही उसको किसी न किसी एजेंसी को दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर किसी को पता है खेल तो सियासत का ही होगा, बच्चे कहाँ खेल पाएंगे। पर इलाके के बच्चे तो इंतजार करते हैं कब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाए, कब वो यहाँ आकर खेलें, और तब तक शिलान्यास का बोर्ड पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, सुन लेते हैं। कुछ तो है। एपी न्यूज के लिए आजादी सिंह। जिक्र हमने कल ही किया था, ललित मोदी का नाम सुना है, नीरव मोदी का नाम सुना है, मुकेश मोदी के घोटाले को दिखलाया था और ऑपरेशन लूट जब कल हमने दिखलाई थी, असर यह हुआ 3 जगहों पर छापा मार दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जयपुर, सिरोही और उदयपुर। लेकिन सिलसिला वहीं नहीं थमता है। किस रूप में कैसे पैसे बनाए जाते हैं और पूरा परिवार ही उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जरा देखिए उस रिपोर्ट को। मीनाक्षी मोदी, प्रियंका मोदी, वैभव लोढ़ा, वीरेंद्र मोदी, भारत मोदी, रोहित मोदी, राहुल मोदी और समीर मोदी, तो पत्नी और बेटी से लेकर भाई भतीजे तक सबका हिस्सा बंट चुका है। और यही है मुकेश मोदी का वो कुनबा जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 20 लाख निवेशकों के 84 अरब 10 करोड़ रुपए डकारने की फिराक में है या कहीं डकार चुका है, क्योंकि बरसों बरस से आम जनता से 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक लेते लेते 20 लाख लोगों से रुपया अगर जमा कराया जाता है और फिर अकाउंट में दिखाया जाता है 131 करोड़ 63 लाख रुपए, तो आप क्या कहेंगे? मेनली ओरिजिनली तो वीरेंद्र मोदी था, जिनका छोटा भाई है एक। लेटर स्टेज में उन्होंने अपने डॉटर को इंट्रोड्यूस किया, इस सोसाइटी के एमडी बनाया था। लेकिन उनको जब मालूम पड़ा कि भाई आदर्श सोसाइटी अब कभी भी जाएगी आगे पीछे, जेल भी जाना पड़ सकता है, तो इस हमने बेटी को और जमाई को सबको वहां से रवाना कर दिया। अब अपने छोटे भाई जो वीरेंद्र मोदी है, उसी का लड़का है राहुल मोदी, नाउ ही इज द एमडी। और हमने कल ही आपको दिखाया था कि मुकेश मोदी कैसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अरबों रुपए कर्ज के तौर पर अपने परिवार की फर्जी कंपनियों में जमा करा चुका है। अब जरा इन दस्तावेजों को गौर से देखिए। इसमें तकरीबन 59 कंपनियों के नाम लिखे हैं और इन सभी कंपनियों के डायरेक्टर मुकेश मोदी या उनके परिवार के लोग हैं। इन 59 कंपनियों को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से 1546 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया जा चुका है, जिसे लोन कहते हैं। यानी मुकेश मोदी ने अपने ही परिवार के लोगों को निवेशकों के 1546 करोड़ रुपए बांट दिए। और यह कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। लूट के इस धंधे में मुकेश मोदी ने परिवार के अलावे अपने दोस्तों और भरोसेमंद कर्मचारियों का भी इस्तेमाल किया और इस तरह से 134 शेल कंपनियां और बनाई, जिनमें दोस्तों और कर्मचारियों को डायरेक्टर बनाया गया। और इस लिस्ट में मुकेश मोदी के परिवार के अलावे उसके बाकी करीबी लोगों के नाम है। इन सभी लोगों को अलग अलग कंपनियों में डायरेक्टर बनाया गया है और इस तरह से अपने करीबी लोगों की 134 कंपनियों को भी 2545 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर दे दिए गए। तो परिवार की 59 कंपनियों और दूसरे करीबी लोगों की 134 शेल कंपनियों को आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के कुल 4091 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। यानी निवेशकों के कुल जमा 8410 करोड़ रुपए में से लगभग आधा मुकेश मोदी अपने परिवार और करीबी लोगों को बांट चुके हैं। लेकिन जिन लोगों का ये पैसा है उन्हें मिल नहीं पा रहा। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा करने वाले ऐसे ही एक निवेशक ने अपनी परेशानी एबीपी न्यूज को बताई। मैं आज आदर्श सोसाइटी गया था, मैंने यहाँ एफडी करवा रखी है 25,000 की। तो कल न्यूज़ देखने के बाद मैं यहाँ मैच्योरिटी से पहले इसको विड्रॉल करवाने गया,
तो वहाँ के एम्प्लॉय बोलते हैं कि आपको ये मैच्योरिटी से पहले नहीं मिलेगी, आपको इसके अगेंस्ट लोन मिल सकता है जो इसका 50% रहेगा और उस पर 24% ब्याज। तो ये है मुकेश मोदी की आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का असली चेहरा। जिन लोगों की जमाई से इस सोसाइटी ने अरबों की पूंजी जमा की है उनको ठेंगा, और उसी पैसे से परिवार के सदस्यों की ऐश। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 20 लाख निवेशकों के 84 अरब 10 करोड़ रुपये डूब जाएंगे। सोसाइटी की बैलेंस शीट कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। ये आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बैलेंस शीट है, जिसके मुताबिक 31 मार्च 2018 तक सोसाइटी के पास जमा रकम, उसका ब्याज, दूसरी देनदारियों को मिलाकर कुल देनदारी 9,639 करोड़ रुपए की है, जबकि उसके पास बैंकों में जमा राशि और कैश मिलाकर केवल 131 करोड़ 63 लाख रुपए है। तो फिर यह क्यों न कहा जाए कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी दरअसल उन लाखों लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रही है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस भरोसे से जमा करा दी कि 5 बरस बाद दुगनी हो जाएगी। और मुकेश मोदी और उनके भतीजे राहुल मोदी के साथ सत्ताधारियों की ये तस्वीर साफ बताती है, इन्हें कोई छू नहीं सकता तो लूट जारी है। हालांकि हमने जब खबर बताई कि उसके बाद इनकम टैक्स का छापा पड़ा, लेकिन इनकम टैक्स के छापे का मतलब होता क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत आज से नहीं लंबे अरसे से भेजी गई, अलग अलग मंत्रालयों में चिट्ठी लिखी गई और जानकारी दी गई कि जनाब इस तरीके से घपले घोटाले हो रहे हैं। ध्यान फिर भी नहीं दिया गया। जरा इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्या वाकई देश बदल रहा है या देश में ऐसी स्थिति है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो देश में 92,789 कोऑपरेटिव सोसाइटी है और निवेशकों के जरिए इनकी कमाई 8 खरब 46 अरब 16 करोड़ रुपए। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री का ये दावा सुनिए। नोटबंदी के बाद जिन 3 लाख संदिग्ध कंपनियों के बारे में पता चला था, जिनके माध्यम से काले धन का लेन देन किए जाने की आशंका है, उनमें से 2,10,000 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि शैल कंपनियों के खिलाफ इस सफाई अभियान के बाद डायरेक्टरों में भी जागरूकता बढ़ेगी। तो दावा देश में शेल कंपनियों को बंद कर काले धन पर नकेल कसना था, पर मुकेश मोदी का खेल 250 शेल कंपनियों के आश्रय ही कैसे चलता रहा या कहें कैसे चल रहा है। और मामला सिर्फ एक सोसाइटी भर का नहीं, बल्कि तमाम मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे ही लूट का धंधा चला रही है, ये सब कुछ सामने है। तो ऐसे में इनसे मिलिए। ये हैं ऋषिकांत ममगाई। करीब 5 बरस पहले खुद एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की कोशिश में थे और उस बनाने की प्रक्रिया में इन्हें जो देखने को मिला, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऋषिकांत के मुताबिक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक पॉन्जी स्कीम की तरह इस देश में चलाई जा रही है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट की पूंजी स्कीम है। आप जितनी भी सोसाइटीज देखेंगे सब में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग काम कर रहे हैं, वही प्रेसिडेंट बनते, वही सेक्रेटरी बनते। ये कैसे होता है? इसमें एक जो चीफ प्रमोटर होता है वो बनाता है, वही चीफ प्रमोटर जो है इसको आगे जो है इसका बोर्ड को निर्धारित कर लेता है, अपने हिसाब से बना लेता है और इसके बाद वो साइफंड ऑफ फंड करने का भी आसान तरीका उनके पास होता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की हकीकत जानने और समझने के बाद ऋषिकांत ने एक मुहिम के तौर पर इन पॉन्जी कंपनियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और आरबीआई के गवर्नर तक को चिट्ठी लिखी। सब कुछ आपके स्क्रीन पर है। 17 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री दफ्तर को भेजी इस चिट्ठी में ऋषिकांत ने साफ लिखा कि कड़े नियमों के अभाव में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। ऋषिकांत ने इसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को कुछ सुझाव भी भेजे, पर वक्त बीतता गया और हुआ कुछ भी नहीं। मैंने कम से कम 40 चिट्ठी लिखी हैं, इवन आरटीआई भी डाली हैं, लेकिन कोई जवाब संतुष्ट जवाब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से आता नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एटलीस्ट एक्नॉलेज होता है और वो लेटर जो है मंत्रालय को चला जाता है। मंत्रालय एक छोटा सा जवाब कि हम इन सजेशनों पर गौर कर रहे हैं, इससे आगे कुछ बताते नहीं है। तो जब सत्ता सरकार काम करना बंद कर दे तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस खेल के खिलाफ
2015 में राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की गई। तब हाईकोर्ट ने बिना आरबीआई का लाइसेंस मिले क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसा जमा कराने पर रोक लगा दी थी। लेकिन तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने वाले एकजुट हुए और 10 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगवाकर दोबारा खेल शुरू कर बैठे। और उसके बाद बीते 3 बरस से ये धंधा वैसे ही चलने लगा जैसे चल रहा है। हालत यह हो गई, अगर कभी कोई इनसे पूछताछ की भी गई तो इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मसलन अक्टूबर 2017 में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक चिट्ठी भेजी गई। कई सवाल किए गए। मसलन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक की तरह काम क्यों कर रही है? निवेशकों को तय समय से पहले उनका पैसा वापस देने से मना क्यों कर रही है? और आखिर क्यों सोसाइटी के 133 करोड़ रुपए रियल एस्टेट का कारोबार करने वाली 33 प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए? पर इन सब के बावजूद जवाब कुछ भी नहीं दिया गया। यानी एक तरफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर जनता को मूर्ख बनाने का खेल जारी है, तो दूसरी तरफ कागजों के सहारे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कानूनों के झोल में सबको मूर्ख बनाकर करोड़ों के व्यारे न्यारे किए जा रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि हर मंत्रालय से गुजरकर जब शिकायत पीएमओ के द्वार पर जाती है तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, या ये कहे कि कार्रवाई की क्यों नहीं जा रही? तो क्या प्रधानमंत्री के ये बोल कोई मायने नहीं रखते? मुझे उम्मीद है कि शैल कंपनियों के खिलाफ इस सफाई अभियान के बाद डायरेक्टरों में भी जागरूकता बढ़नी चाहिए। हम इंतजार लगातार कर रहे हैं कि मुकेश मोदी किससे हमने सवाल पूछे उसके जवाब आ जाए। कल भी हमने कहा था जब भी वो भेजेंगे जवाब हम उसे चलाएंगे और उसके साथ कुछ और सच भी दिखाएंगे। कोशिश करते हैं कल आ जाए जवाब, तो कल कुछ रिपोर्ट्स और दिखाने की कोशिश भी होगी। बड़ा लंबा कच्चा चिट्ठा है और इस देश में लूट का आलम देखना चाहते हैं। इस तस्वीर को देखिए, मध्य प्रदेश के बड़वानी की यह तस्वीर है। ये अवैध खनन की लूट का मामला है। जब पकड़े जाते हैं तो किस तरीके से सड़क पर ही बालू बिखरा कर भाग जाते हैं और उसके पीछे लगातार अगर गाड़ी दौड़ती है तो उस पर भी हमला किस तरीके से हो जाता है। यह भी खुले तौर पर ये पत्थर मारे जा रहे हैं। ये एक नजारा है। इस तरीके से माफिया सक्रिय है। लेकिन सवाल इतना पर नहीं है कि माफिया इस रूप में सक्रिय है और अगर पुलिस या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर हमले हो जाते हैं, क्योंकि खनन पूरा का पूरा नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ है। तो जरा रिपोर्ट देखिए, क्योंकि यह रिपोर्ट शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले की है। जी, इस रिपोर्ट को देखिए। ये जेसीबी मशीन नर्मदा नदी का सीना चीर रही है। ये ट्रैक्टर नर्मदा नदी को ही कुचल रहा है, क्योंकि अवैध खनन जारी है। और यह सब कुछ और कहीं नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में हो रहा है। सीहोर का इलाका है डिमावर और सीएम शिवराज के नाक नीचे नर्मदा नदी को खोखला किया जा रहा है। वह भी तब जब पिछले बरस ही मुख्यमंत्री ने 148 दिन की नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा जोर शोर से निकाली। पर फायदा हुआ क्या? बात तो नर्मदा को बचाने की हुई थी। हो गया उलट। माफिया सीएम के गृह जिले में पहुंच गया और जब पहुंच गया तो फिर कोई बोलता नहीं, हर कोई कतराता है। ये मजदूर तो प्यादे भर हैं, बिसात कोई और बिछाता है और इससे कमाई कोई और ले जाता है और सियासत का इसी से चलती है। यहाँ मजदूर हैं, इनके सवाल सुन लीजिए। आपको मजदूरी कितनी मिलती है? अच्छा, 270 रुपए देते हैं। हाँ। तो उसमें आपकी आजीविका चल जाती, परिवार चल जाता, पालन पोषण हो जाता आपका। तो जेसीबी, ट्रैक्टर, सड़क, मजदूर, खनन सब कुछ यहाँ दिख जाएगा, लेकिन आप खोजिएगा पानी तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी के लिए कोई जगह तो है ही नहीं। हाँ, कहीं थोड़ा बहुत पानी दिख जाए तो भाग्यशाली समझिएगा, नर्मदा मैया का पानी है। दरअसल सरकार हर बरस मानसून में सक्रिय होती है। 15 जून से रेत की खनन पर रोक लगा देती है, लेकिन खनन माफिया ज्यादा होशियार। वो पहले ही नदी में 10 से 15 फीट गहरे गड्ढे कर बालू का स्टॉक अवैध तरीके से जमा कर लेता है।
और जब बालू रहेगी तो फिर पानी पड़े या मानसून झमाझम पड़े, टिकेगा कहाँ? ये सवाल कोई नहीं सोचता। रेत माफियाओं ने नर्मदा के अंदर रोड बना रखे हैं, नर्मदा को खत्म कर दिया। अवैध उत्खनन लगातार जारी है। आप जस्ट देख सकते हैं, मैं नर्मदा नदी के अंदर मौजूद है। असर इसी का जिस नर्मदा के किनारे रहने वाले 10 बरस पहले तक खुद को भाग्यशाली समझते रहे, वही आज बालू माफियाओं से घबराते हैं, कतराते हैं। 1310 किलोमीटर का रास्ता नापने वाली नर्मदा की जमीन लहूलुहान है, पर नर्मदा की भक्ति में सत्ता कोई कसर छोड़ती नहीं। तो फिर राज्य के सीएम ने 3344 किलोमीटर की नर्मदा बचाओ यात्रा निकाली। सोलह झीलों से निकली ये यात्रा। बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे और सब ने कहा जय जय नर्मदा मैया, और नर्मदा का उद्धार हो जाएगा। लोगों ने मान लिया। पिछले समय से रहते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की जनता वो सजग हो गई। पर धीरे धीरे पता चला कि नर्मदा मैया के जरिए निशाने पर तो वोट बैंक था, भक्ति रस थी। और शिवराज के गृह जिले सीहोर की तस्वीर यही मानने को मजबूर करती है कि वाकई नीयत साफ थी या नहीं। ये खनन माफियाओं के हौसले इतने वाकई बुलंद हैं कि वो सत्ता पर हावी हैं, और सत्ता बरकरार रहे इसलिए सत्ता खनन माफियाओं के तले घूमती है। ये सारे सवाल हैं। कार्रवाई तो लगातार हो रही है। डेली हमारे इंस्पेक्टर्स और तहसीलदार वगैरह सभी कार्रवाई कर रहे हैं, पूरा प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लेकिन नदी के बीच दुकान लगाई जा चुकी है खनन माफियाओं की, उनका अड्डा है ये, और मशीनें, ये सब कुछ उस दुकान के इर्द गिर्द ही घूमती फिरती हैं। किसी की हिम्मत नहीं रोक दे टोक दे। तो नर्मदा नदी को दिन रात खोखला किया जा रहा है। तो क्या करें? इन तस्वीरों को देख के लगता तो यही है, शिवराज की नाक तले खनन माफियाओं का राज है। सीहोर से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। और अब बात रॉबिनहुड पॉलिटिक्स की। पेट्रोल 4 रुपए सस्ता, डीजल 9 रुपए सस्ता। आप सोचेंगे सरकार ने यह ऐलान कब कर दिया? सरकार ने ऐलान नहीं किया हुजूर, किसी का जन्मदिन है और उसने इस बात का जिक्र कर दिया कि ये लीजिए, रिटर्न गिफ्ट इसे कहते हैं। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। तेल के दामों में थोड़ा उछाल आई है। भारत सरकार इसको ध्यान में रखी है, बड़े संवेदनशील तरीका से उसको हम संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं। महंगाई के बारे में, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम के बारे में नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते। पेट्रोल की प्राइसेस ओवरऑल कम भी होती है, तो यहाँ पे कस्टमर्स हैं उनको इतना फायदा नहीं मिलता है। और जो बाकी सर्विसेज हैं, सब्जियां वगैरह, वो भी इसी से महंगी होती है। उबर के चार्जेस बढ़ जाते हैं, ओला के चार्जेस बढ़ जाते हैं। पेट्रोल के लिए एक स्पेशल कॉलम रहता है हर बजट के अंदर। तो सरकार राहत की बात फकत करती ही रह गई और विपक्ष हमला करते ही रह गया। अलबत्ता पेट्रोल डीजल के दाम अपने आप कुछ कम हो गए, लोगों के दर्द कुछ कम हो गए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा सरकार की रईसी क्या इसी नाम पर चल रही थी और विपक्ष भी सियासत कर रहा था। जो भी कहिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें जीएसटी के दायरे में कब आएंगी, ये दूर की गोटी है। राहत कौन दिलाएगा, यह भी दूर की गोटी है। पर राहत दूर की गोटी होती नहीं अगर सियासत, सत्ता और शायद शहंशाही मिजाज जाग जाए तो। क्योंकि आइए इस नजारे को देख लीजिए। सुबह से ही ऐसी कतारें मुंबई शहर के 36 पेट्रोल पंपों पर लगी हैं, क्योंकि यहाँ पेट्रोल 4 रुपए सस्ता मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे जिस मुंबई में देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है, वहाँ पेट्रोल अचानक 4 रुपए सस्ता हो कैसे गया? तो जनाब, ये राज ठाकरे के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है। आज तो टाइम पूरा है, हमारे राज साहब की कृपा है, इसके लिए तो हुआ है आज। अच्छी बात है ना, जितना कम होएगा उतनी अच्छी बात है। 4 रुपए कम हुए 14 तारीख को, मैं आभार हूँ। तो लोग खुश हैं क्योंकि आज राज ठाकरे का जन्मदिन है। लोग खुश हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे आज 50 वर्ष के हो गए और उन्हें जन्मदिन पर बधाई देने वालों के लिए कार्यकर्ता दूर दूर से उनके घर तक भी पहुंचे। कोई गिफ्ट लेकर पहुंचा, कोई खाली हाथ पहुंचा, लेकिन जो खाली हाथ भी पहुंचा उसे भी रिटर्न गिफ्ट मिल गया। जी, राज ठाकरे ने रिटर्न गिफ्ट सस्ते पेट्रोल के लिए कूपन बांट कर दिया। इससे अगर सरकार जाग जाती है, अगर पेट्रोल की कीमतें
गिरती है तो फायदा सभी आम जनता को ही होगा। ऐसा ही फायदा रोज हो तो बहुत अच्छा, तो इसके लिए राष्ट्र बर्थडे रोज होना मांगता है। और सस्ता पेट्रोल लेने वाला हर शख्स चाहता है राज ठाकरे का जन्मदिन रोज आए। यानी जिस दौर में सत्ता अपनी रईसी के बावजूद आम आदमी का दर्द बांट नहीं पाई, विपक्ष तमाम दावों के बावजूद जनता के संघर्ष का हिस्सा बन नहीं पा रहा, उस देश के लोकतंत्र के मिजाज को समझिए। एक शख्स का जन्मदिन आता है और वो 4 रुपए कम में पेट्रोल बांटकर रॉबिन हुड हो जाता है। क्या यही सच है? या जनता भी समझने लगी है कि सरकार के बस का कुछ भी नहीं, उन्हें सत्ता के आश्रय रईस हुए राजनेताओं की निजी कृपा पर ही जीने की आदत डाल लेनी चाहिए? वो यही रहा है और गीत यही बज रहा है, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।